आमिर भाई आदाब। आपके तमाम दर्शकों को मेरा साधुवाद, नवरात्र और ईद की शुभकामनाएं तमाम दर्शकों को, हरियाणा के दर्शकों को छोड़कर, क्योंकि भाजपा की निर्लज सरकार ने ईद की छुट्टी जबरन रद्द कर दी। अब चूंकि ये वक्फ बोर्ड पर चर्चा है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आज देश दिग्भ्रमित है। एक तरफ इस देश का रवांडा मीडिया जबरन ये कोशिश कर रहा है कि इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके, और दूसरी तरफ जो असल में अल्पसंख्यक है वो भी असमंजस की स्थिति में है। तो मैं चाहता हूं कि मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी बात बताऊं। जी, पहली तो ये बात कि हमें ये समझना होगा कि जो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी वो क्या कहती है। वो एक निष्पक्ष कमीशन था। वो ये कहता है कि अगर प्रबंधन सही हो और आर्थिक मामलों को ईमानदारी से देखा जाए तो निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड के पास इतनी चल और अचल संपत्ति है कि वो पिछड़े हुए मुसलमानों का उत्थान और उद्धार कर सकता है। अब दिक्कत क्या है, कहानी कहां से शुरू हुई। जो पहला झूठ अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि भाई बहुत मर्तबा जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने 1954 से शुरू हो गए इसमें तब्दीलियां लाने, जबकि सच्चाई यह है कि 1954 में जब वक्फ बना, उर्दू का शब्द है वक्फ जिसका अरबी भाषा का शब्द है वक्फ जिसका मतलब है ठहराव। अब वक्फ बोर्ड जब बनाया गया तो उसके पीछे क्या जो मकसद था वो क्या था कि वो तमाम साहिब जायदाद लोग जो अपने धर्म में कहीं ना कहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी जो आस्था थी उसको दिखाते हुए उन्होंने कुछ संपत्तियां दान की। जो ये वक्फ की संपत्तियां हैं ये जहां तो आप देखिए इसके कब्रिस्तान के लिए होंगी, मस्जिदों के लिए होंगी, मदरसों के लिए होंगी। अब जब 1995 में धारा 14, यहां से मैं शुरू करूंगा, सेक्शन 14, इसमें क्या बताया गया कि आमदनी प्रबंधन कानूनी संस्थाएं, ये तमाम शक्तियां जो है जो मुतवल्ली हुआ करते थे जब उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने हिसाब से ऑपरेट करना शुरू किया, अपने जाति मफादों के चलते कई जगह पर कंप्रोमाइजेस किए, उस कारण विशेष को ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन 14 लाई गई। अब देखिए इनका झूठ क्या है और कैसे ये देश को एक बार फिर से दिशाहीन करना चाहते हैं, और मकसद साफ है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट होनी चाहिए। सेक्शन 40 क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2022 वर्सेस हेमंत गुप्ता, इसमें बड़ा साफ सेक्शन 40 में बताया गया है कि अगर नीड या आधार के आधार पर कोई वक्फ बोर्ड कहीं पर किसी संपत्ति को अपनी बताता है तो उसे कारण बताने पड़ेंगे और उसके खिलाफ अपील की जा सकती है वक्फ के ट्रिब्यूनल में दफा 40 के तहत। ये तो हो गई सेक्शन 40। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद आती है सेक्शन 32। वक्फ को यह तय करने के लिए सेक्शन बनाई गई कि वो अपनी आमदनी का सही ढंग से इस्तेमाल करें। पर देखिए अफसोस किस बात का है, सेक्शन 14 का ये बार बार हवाला देते हैं कि महिलाएं नहीं होती। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में भी वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी मिसाल आपके इस डिबेट में बैठे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और संपादक सोहेल काजमी साहब है, जो आपको बताएंगे, खुद वो मेंबर रह चुके हैं और भाजपा की महिला नेत्री दर्शनखा अंद्राबी इसकी चेयरमैन है यहां जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये कह देना कि महिलाएं नहीं है सेक्शन 14 का हवाला देकर, ये भी सरासर झूठ है। अब यहां मैं एक और चीज बता दूं, ये जो बड़े रेजेस किए गए हैं क्वेश्चंस वो बता रहा हूं। सेक्शन 4, इसमें वक्फ एक्ट कहता है कि राज्य सरकार जब कहीं कोई सर्वे के लिए कमेटी अपॉइंट करती है ये देखने के लिए कि वो संपत्ति वक्फ की है, शिया की है, सुन्नी की है या किसी और व्यक्ति विशेष की संपत्ति है, तो उसका तरीका क्या है जिस पर ये सवाल उठा रहे हैं। पहले रिपोर्ट करनी होगी वक्फ बोर्ड को, उसके बाद गैजेट में, सरकारी गैजेट में छापना होगा, तदोपरांत म्यूटेशन के राइट बताने पड़ेंगे, फिर भी लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं जनाब कि आज जो मोदी समर्थित मीडिया है वो क्या चला रहा है, वो चला रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास असीम शक्तियां हैं, वो किसी भी जमीन पर काबिज हो सकता है। मैं एक आखिरी लाइन कह के बात पूरी करूंगा। दिल्ली के मेहरौली की मैं आपको आमिर भाई एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वहां पे क्या हुआ कि आज से कुछ बरस पहले कुछ दो फैमिलीज थी, तो जो उनके वालिद थे उन्होंने वो जगह जो थी वो ली थी। अब पता फैमिली को भी नहीं था, तो इन्होंने आगे वो किसी बिल्डर को बेच दी और उस बिल्डर ने उसके ऊपर फ्लैट बना दी। जब वक्फ बोर्ड ने इस पर अपना अधिकार बताया और जब कागजात पेश किए तो पता चला कि उनके वालिद ने लीज पर जगह ली थी।
वक्फ बोर्ड से, और बाद में आगे उनके बच्चों ने किसी बिल्डर को बेच दी। अब मुझे बताइए, एक तरह का प्रेजुडाइज क्रिएट होता है कि वक्फ जो है उसके ऊपर काबिज होना चाहता है। अगर ये सच नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के जो परम मित्र है अंबानी साहब, उनका घर जो है इस देश का सबसे आलीशान घर, वो किस संपत्ति पर बना है, ये बताएंगे उसके बारे में। तो ये एक तरह से इस देश के अल्पसंख्यक को परेशान करने की, हलकान करने की और किसी ना किसी तरीके से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। मैंने आपको तमाम सेक्शंस गिना दी, उनके तहत तमाम अधिनियम मैंने आपको बता दिए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि एक एक सेक्शन पर सलीकेवार, सिलसिलेवार ढंग से बात करें और बताएं कि कहां पर कमी है और कमी है तो क्यों कमी है। जी ठीक है, बड़ी बात कही आपने, लेकिन सवाल सिर्फ आपसे, मैं काज़मी साहब मैं आपका जरूर इसमें आपकी राय लूंगा, लेकिन सीधा सवाल जगदीप साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी या अब्दुल की चूड़ियों को टाइट करने की बात, सवाल ये होता है कि बीजेपी का इसमें क्या फायदा? अगर वक्फ पे इस तरह की चीजें संशोधन होता है तो बीजेपी पार्टी का या सेंट्रल गवर्नमेंट में का इसका क्या फायदा? क्योंकि आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। सवाल ये कि उनका क्या फायदा इस चीज के लिए? आमिर भाई, मुझे एक बात बताइए, जिस सियासी जमात के पास पाकिस्तान और मुसलमान इन दो विषयों के अलावा तीसरी बात करने को नहीं है, आज इस देश में पिछले एक दशक के दौरान जिस तरीके से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, जिस तरीके से संभल की हिंसा से आप शुरू हो जाएंगे, भारत खोदो योजना के तहत हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने को निकले ये भक्तजन, बताएं कि क्यों मोहन भागवत ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखना बंद कीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद है जब कांवड़ यात्रा चली थी? आज तो नौबत ये आ गई, उसमें हमारी पार्टी हिमाचल प्रदेश से भी एक नेता ने ये कोशिश की थी, लेकिन हमारी पार्टी ने उसको आईना दिखा दिया। लेकिन मैं बता दूं आपको कि स्थिति ये है कि भाई साहब, अगर एक व्यक्ति वहां पर कोई रेडी फड़ी लगाकर बैठा है तो उसको लिखकर बताना पड़ेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं आज आपके मंच से एक बात पूछना चाहता हूं, मसलन किसी के बागीचे में आम लगे, वो राम का बगीचा था, बेचने वाला रहीम है, उसको ढोकर ले जाने वाला कोई जसबीर सिंह है, तो मुझे बताइए वो आम किसके हुए? अरे आलम तो ये कर दिया, मुझे तो कई बार वो उस व्यंग मुझे याद आ गया, वो व्यंग किसी बड़े बाकमाल व्यक्ति ने पेश किया। उसने कहा कि भाई अब तो ऐसा लगता है कि टमाटरों पर जो है वो भक्तजनों का अधिकार हो जाएगा, भिंडी मुसलमानों की हो जाएगी, और तरबूज बेचारा परेशान है कि मैं बाहर से हरा हूं अंदर से लाल हूं, मैं किसका हूं। तो ये तो परिस्थितियां बना दी इन्होंने इस देश की जनाब। तो ऐसी परिस्थितियों में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और कहने की जरूरत है। किस तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है, यह निंदनीय है, संविधान के खिलाफ है, और निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड की आड़ में जिस तरीके से किसी धर्म विशेष के जातीय मामलों में दखलंदाजी की कोशिश है, इसे किसी भी तरीके से रोका जाना चाहिए, और ऐसी कोई भी मंशा मोदी सरकार की पूरी नहीं होने देनी चाहिए। इसके लिए विपक्ष जो है वो लामबंद भी है और कार्यरत भी। आमिर भाई, मैं चाहता हूं कि आज की ये चर्चा आने वाले वक्त में एक इतिहास बने। मैं अब सीधे कुछ सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। पहले तो इस मुगलाते में मत रहिएगा कि इस बिल में क्या रिकमेंडेशंस है वो विपक्ष को नहीं पता, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। और अभी आपने कहा ना कि बिल आ जाए, रिकमेंडेशंस आ जाए तो फिर उसके बाद बात होगी, तो मैं आपको अभी बता रहा हूं भाई साहब, इसी चर्चा में जवाब दीजिए। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं क्या रिकमेंडेशंस है और क्या बदनीति है आप लोगों की। पहला, आपने जो इसमें रिकमेंडेशन किया है वो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोर्ड जो है उसमें 2 नॉन मुस्लिम शामिल किए जाएं। कुड यू बिलीव दैट? एक पूरी तरह से एक धर्म विशेष के धार्मिक संगठन में आप 2 गैर धर्म के लोग, जैसे अभी कहा काजमी साहब ने, तो फिर बाकी धर्मों में भी कीजिए। पहली रिकमेंडेशन। दूसरी क्या है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी सीधी रेवेन्यू कमांड जो है कंसर्न्ड जिला उपायुक्त को, डिप्टी कलेक्टर को दे दी जाए। तीसरी, इसमें एक बड़ी बात आपको बता दूं, 58,929 प्रॉपर्टीज आपके वक्फ बोर्ड की ही है जो इस देश के अंदर जिन पर निजी कब्जे हैं। अब मैं आपको यहां बता दूं, ये जो मैंने 3 आपके सामने पॉइंट रखे, मैं पूरी ईमानदारी से आज इस चर्चा में शामिल हूं आमिर भाई। इनकी केवल एक रिकमेंडेशन, मैंने 40 की 40 पढ़ी है,
एक रिकमेंडेशन के साथ मैं सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि वो तब्दीली होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखी। और वो रिकमेंडेशन क्या है कि पहले क्या होता था कि कोई मुस्लिम महिला अगर उसके कोई आगे वारिस नहीं है और उनकी कोई संपत्ति है तो वक्फ उस पर अधिकार जमा देता था बकौल भाजपा। ये मुझे पता नहीं कि वक्फ करता था या नहीं, लेकिन ये जो बता रहे हैं, तो अब क्या होगा कि उस महिला की इजाजत ली जाएगी कि क्या वो अपनी संपत्ति वक्फ को देना चाहती है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। ओनली वन रिकमेंडेशन आउट ऑफ दीज 40 freaking recommendations I could personally and reluctantly would like to say that this must be appreciated, but rest of all the recommendations are biased, and whatever the scathing comments and auspicious stance BJP had shown so far, it clearly explicates that what kind of ideology they have, what kind of planning they have. देखिए वो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले जितनी भी ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा असरातिया साहब से। सवाल यह है कि जितनी भी स्कीमें आई बीजेपी सरकार के जरिए 2014 के बाद से, उसमें से ज्यादातर की मुखालिफत आप लोगों ने की, बाद में तारीफें भी हुई कि हाँ भाई ये चीजें सही हुई। इवन जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई सबकी आप लोगों ने मुखालिफत की ऑलमोस्ट, जहां तक मेरी समझ में है। अब ये भी एक चीज आ रही है नई जिसकी आप मुखालिफत कर रहे हैं। हो सकता है ये मफाद में हो, फायदे में हो एक कम्युनिटी के लिए जिसको आप 75 साल से बरकरार हैं। आमिर भाई, इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मनरेगा स्कीम पर सवाल माननीय प्रधानमंत्री ने उठाए। कोविड के दौरान अगर इस देश को कोई बचा पाया तो वो स्कीम थी। आप इनकी किस योजना की बात करते हैं? आप शुरू हो जाइए। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर मैसर करने की योजना, जनधन की योजना, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर इस देश का, इस दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला करने की योजना, या फिर आप जिस तरीके से एक धर्म विशेष को नीचे दबाने की कोशिश है। आप इसे एक तरफ रख के मैं कुछ और चीजें बता दूं आज आपके इस मंच से। आमिर भाई अगर आप वक्त दें मुझे। बिल्कुल। पहली तो बात यह है, देखिए क्या है कि जो नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने उस वक्त ये कानून लाया था जिसमें ये बात हुई थी कि ऑल द सेक्रेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वर्शिप एक्ट के तहत वो एज इट इज रहनी चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक जो है और सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। अब क्या है कि जो वक्त 1947 से पहले मुगल राजाओं के वक्त में, या उस वक्त के नवाबों के वक्त में जो जमीनें दान की गई 100 साल से 150 साल से, अब कुछ के दस्तावेज है कुछ के नहीं है। मैं बताता हूं सरकार की मंशा क्या है। वहां पर सरकार जो है सीधा मतलब सूत के धागे में पिरोकर तलवार लटकाना चाहती है बोर्ड के सर पर कि आप ये दस्तावेज प्रकट करो, नहीं तो ये आप इन जमीनों पर, इन संपत्तियों पर अधिकार छोड़ दो। दूसरा, इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दिक्कत कहां है। वक्फ की जो कब्रिस्तान थे, मान लीजिए कहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, लेकिन 40, 50, 60 सालों में वो कम्युनिटी कहीं माइग्रेट कर गई। वो कब्रिस्तान तो था, उस पर नाजायज कब्जे हुए हैं उन कब्रिस्तानों पर, यद्यपि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ की जगह है। अब सरकार की मंशा यहां पर यह भी है कि वक्फ अपने क्लेम छोड़ दे। लेकिन एक सेक्शन और बता देता हूं आपको, सेक्शन 77 वक्फ एक्ट की, जो बड़ा क्लियरली डिफाइन करती है आमदनी के क्या क्या जरिए होंगे, मुतबल्ली की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी और उसके क्या क्षेत्राधिकार होंगे। और इसके अलावा अगर कोई लावारिस लाश मुस्लिम समाज की मिलती है, उसका कफन दफन करना है, किसी बीमार का इलाज करवाना है, पढ़ाई किसी बच्चे की अनाथ की अगर करवानी है, तो ये तमाम चीजें उसमें शामिल है। अब मेरा सीधा सवाल है सलाथिया साहब से, पहले तो ये बता दें मुझे, क्या इस देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था या नहीं कहा था? मेरा दूसरा सवाल, पिछले 1 साल में 54 हेट स्पीचेस माननीय मोदी जी ने, 68 अमित शाह साहब ने और 100 से ऊपर योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ दी है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इनको कोई शक है तो ग्रोक चर्चा पर चले जाए, भक्तजन वैसे बड़े परेशान है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति यह कह दे कि इस देश का मुसलमान घुसपैठिया है, उसको उसके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और देखिए इनकी बदनीति कैसी है। जब आज योगी आदित्यनाथ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान देंगे तो मोदी जी ईदी देने चले जाएंगे। जब मोदी जी ऐसी बात करेंगे तो मोहन भागवत जो है उनके हक में बोलना शुरू कर देंगे। ये जो संतुलन बनाने की ये जो कोशिश है ना इस देश के अंदर, किसी ना किसी तरीके से तंग किया जाए। आप मुझे बताइए, 300 साल पहले कब्र में दफन हुआ वो इस देश का आक्रांता औरंगजेब, उसको कब्र से क्यों निकालना चाहते थे ये लोग? क्या थी उसके पीछे की हकीकत? मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं। वो मुद्दे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आज जो आपने सवाल उठाए हैं, इसी से जुड़े
हैं मुसलमानों को इस देश में किसी ना किसी तरीके से परेशान और हलकान करने की कोशिश है जनाब। हाँ। आज तक कितनी पब्लिक लिंचिंग हुई है, बीफ के नाम पर कितने मुसलमानों को जान गई है, कितने मुसलमान सजदे में झुके हुए थे और उन पर सर वहां तक सवाल ही नहीं है। देखिए, मुसलमानों के लिए जो चीजें हैं उस चीज के ऊपर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सवाल सिर्फ यह है, मैं 1 मिनट और लूंगा काज़मी साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं माफी के साथ। सवाल सिर्फ इतना है, जब आप सरकार में थे, क्या आपने वोट बैंक के लिए वो तमाम तर कोशिशें नहीं की जो आज आप बीजेपी पर लगा रहे? आमिर भाई, अगर कोशिश ना की होती, अगर इस एक्ट में हमने अमेंडमेंट ना लाया होता 1994 में, सेक्शन 40 ना जोड़ी होती और सेक्शन 40 के साथ साथ सेक्शन 41A ना जोड़ी, तो आज भाजपा जितनी भी कोशिशें कर ले उसके बावजूद भी कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत में इसे विंडिकेट नहीं कर पाएगी, वहां यह साबित नहीं कर पाएगी कि वक्फ बोर्ड के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अधिकार है। ये इसीलिए किया गया था और मेरा ये मानना है ये देश सबका है। तो आपका मीठा मीठा और मेरा मीठा कड़वा, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं, मैंने आपको विद प्रूफ बताया जनाब आमिर भाई, मैंने सेक्शन इनसे पूछी है क्यों आप 2 गैर मुस्लिम लाना चाहते हैं काउंसिल के अंदर। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है जगदीप साहब, आप डिप्टी कलेक्टर से देना चाहते हैं सारे राइट? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। लेकिन आमिर भाई, जैसे कि सलाखिया साहब ने कहा, मेरी जानकारी कम हो सकती है, ये वैसे भी मुझे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नजर आते हैं, तो मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे थे, उनका ये जवाब दे नहीं पाए। मैंने पूछा था कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था या नहीं कहा था। मैंने इसके अलावा भी बड़े सवाल पूछे। मैं फिर से बता दूं कि 2 गैर मुस्लिमों को, सुनिए, आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपको समय मिला था, आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप उनका जवाब जरूर दीजिए जगदीप साहब, आप जवाब से नहीं भाग सकते। मैं वही दे रहा हूं। हाँ। मैं बताना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी पहले इस बात को समझिए कि ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की रिकमेंडेशंस है उसके पीछे की नीयत साफ साफ समझ में आती है। जब आप गैर मुस्लिमों को बीच में डालना चाहेंगे, जब आप जिला कलेक्टर के हवाले प्रॉपर्टीज को करना चाहेंगे, यद्यपि टर्मिनल पर पहले ही आपका अख्तियार है, उसके अलावा आप महिलाओं के नाम पर जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो सवाल ये है कि आप ऐसा चाहते क्यों है? क्या दिखाना है आपने इस देश के उन गिने चुने कट्टरवादी लोगों को कि हमने मुसलमानों को परेशान कर दिया? ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारी अचीवमेंट है, ये दिखाना चाहते हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की मट्टी में सबका लहू नहीं लगा? अरे जनाब, आज आपने ऐसे हालात बना दिए हैं। आई एम नॉट फ्रॉम द मुस्लिम बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ मुस्लिम, मतलब मैं अपने आप को हिंदुस्तानी मानना बेहतर समझता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि आज एक मुसलमान दाढ़ी बढ़ाने से डरता है, सर पे टोपी लगाने से डरता है, दुकान का नाम रखने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या नाम रखूं, कहीं दंगों में मेरी दुकान न फूंक दे। बीफ के नाम पे जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर लिंचिंग हुई है, जिस तरीके से, अच्छा एक मैं सवाल आज सलाथिया साहब आपसे और पूछ लेता हूं, तब इतना ही पूछूंगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी ये सवाल खड़ा हुआ कि नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ी जानी चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं सनातन धर्म को जितना समझ पाया हूं उसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वासुदेव कुटुंबकम की सोच लेकर हम चलते हैं। गरिष्ठ रतन दोस्त्यो सुहृद विपक्ष पक्षियों तृणारविंद चक्षुषो प्रजा मही महींद्रियों। तो मैं पूछना चाहता हूं, अब जब नवरात्रों के दौरान हमारे कम्युनिटी के लोग जो है, क्योंकि ये एक धार्मिक पर्व है, सब हर्षोल्लास से जाते हैं और जाना चाहिए, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूं, जब किसी गली मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी बाजार में पंडाल लगते हैं तब दिक्कत नहीं होती? जब कांवड़ यात्रा चलती है तब आपका सारा प्रशासन उनकी देखरेख में लगता है तब दिक्कत नहीं होती? एक मुस्लिम के सड़क के किनारे कहीं नमाज पढ़ने से आपको दिक्कत क्यों होती है? कल राजस्थान में आपको बता दिया, वहां के हिंदुओं ने जब उन्होंने फूल बरसाए अपने मुस्लिम भाइयों पर, यह है मेरा हिंदुस्तान। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई साहब, इस मुल्क में बार बार कह रहा हूं, इस मुल्क की जो निर्वाचन में पहली सरकार बनी थी ना, उसका पहला प्रधानमंत्री जो था वो बरकतुल्लाह खान था। अगर उसके पहले राष्ट्रपति, देखिए अभी फिलहाल मुसलमान